हेलो डियर, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। आपका काम है ये सारा फॉर्मूला को याद करना और हर एक फॉर्मूला पे छोटा छोटा क्वेश्चन करना। ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक बार में नहीं होगा। आप छोटा छोटा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन ये सबके पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसा नहीं फॉर्मूला याद ही नहीं है और हम लोग क्वेश्चन पे अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं टॉपिक क्या है और इसमें फॉर्मूला क्या है। तो पहला जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां से फॉर्मूला आता है। बात समझ में आ रही है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें से Q होता है चार्ज, ठीक है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है जहां से फॉर्मूला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तीन फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक होता है लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा फॉर्मूला आता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और तीसरा आता है रो इक्वल टू क्यू बाय भी, जिसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर जो एल है वो लेंथ है, ए जो है वो एरिया है और भी जो है वो वॉल्यूम है। जहाँ पे आप क्यू तो आप समझ ही रहे हैं कि चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला बनता है जहां से, वो है कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलॉम्स लॉ जब आपको बताया जाएगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया जाएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे K होता है कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? R हो गया दो चार्ज के बीच का लेंथ और Q1 Q2 आप समझ रहे हैं चार्ज है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये है आपका स्केलर फॉर्म में। अब दूसरा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स होता है वेक्टर, तो इसका स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों पढ़ाया जाता है 12th में। ठीक है, तो F12 जब हम लोग वेक्टर निकालेंगे, लिखेंगे जब फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में, तो करना कुछ नहीं, ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पर हम वेक्टर लिखते हैं तो इधर यूनिट वेक्टर आता है। अब यहाँ अगर 12 लिखिएगा तो यहाँ 21 लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 21 लिखें तो यहाँ क्या लिख दिए 12। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में है। इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में और पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो तीसरा नंबर में यहाँ पे है 1 2, वेक्टर जो फोर्स के ऊपर लगा हुआ है ये आपका पोजीशन वेक्टर में है। तो इसमें ये तरीका होता है याद रखने का, ये है कि 1 2 अगर यहाँ रहता है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर यहाँ 1 2 है तो 1 में घटा दीजिए 2 को और फिर इसी को यहाँ पे लिख दीजिए मॉडुलस लगा के पावर क्यूब कर दीजिए। बात आ रही समझ में? इसी तरह से अगर यहाँ 2 1 करेंगे तो 2 में अगर 1 को घटा देंगे तो 2 माइनस 1 और इसी को यहाँ लिख के मॉड लगा के 3 दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म या यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में। अब जो लास्ट फॉर्मूला बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि F इक्वल टू F मीडियम इक्वल टू F वैक्यूम बाय एप्सिलॉन R। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इस पे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। छोटा से छोटा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले, क्वेश्चन का वीडियो देखने के पहले ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, साथ में ही पढ़ लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, बेसिक फॉर्मूला, वो होता है E इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का जो एक रिलेशन बताया जाता है आपको, वो F इक्वल टू F बाय Q नॉट बताया जाता है। अब आता है यहाँ पे P। तो P में यहाँ एक बात ये हो जाता है, जैसे आप ये डॉट अगर है कि E को क्या बोलेंगे तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? E क्या है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात क्लियर है? अब जो तीसरा आता है, तीसरा में यहाँ जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है P इक्वल टू Q2D। तो P जो है इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो P इक्वल टू डायरेक्ट Q इंटू 2D। क्लियर है? कहीं कहीं यहाँ D भी लिखा जाता है। ठीक है, जब हम थ्योरी बता रहे थे उस समय बता दिए थे कि 2D और D में आखिर क्या डिफरेंस है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं P इक्वल टू Q 2D और P इक्वल टू QD,
लेकिन आपको ये बताना है 2D जो है वो दोनों चार्ज के बीच का लेंथ है, फिर चाहे आप उसको 2D मान लीजिए या D मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चौथा फॉर्मूला आता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग डाइपोल की वजह से एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस में निकालते हैं, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 2kpr बाय आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला हुआ। अब अगर आप इसमें r का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं d से, तो होगा क्या, यहां जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक और फॉर्मूला निकल आता है 2kp बाय आर क्यूब। ठीक है, ये हुआ जनरल फॉर्मूला और ये हुआ स्पेशल केस, तब जब r का वैल्यू d से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर आता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं तो इक्वेटोरियल मतलब वाई एक्सिस पे, बात आ रही समझ में। तो जो जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है kp बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। लेकिन फिर यहां पर अगर हम स्पेशल केस लिख के r वेरी वेरी ग्रेटर देन d कर देते हैं तो यही फॉर्मूला चेंज होके हो जाता है kp बाय आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर एक बात को समझिए कि एक्सियल पॉइंट का ये हुआ फॉर्मूला, स्पेशल में ये हो गया, इक्वेटोरियल का ये हुआ, स्पेशल में ये हो गया। लेकिन एक आता है जनरल फॉर्मूला, कहीं पर चाहे एक्स पे हो, वाई पे हो, 30 डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे हो, उसके लिए जो फॉर्मूला बताया जाता है 12th में आपको, वो होता है ई जनरल इक्वल टू kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बात आ रही समझ में। और यहाँ पे टेन अल्फा, यहाँ एंगल भी निकाला जाता है, टेन अल्फा इक्वल टू आता है 1/2 टेन थीटा। तो ये जो भी फॉर्मूला आपको मैं बताया वो सारा फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, सिर्फ ये फॉर्मूला है आपका जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आप 12th का तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको मेंस और नीट का तैयारी का बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप 12th का तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा फॉर्मूला कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 9 नंबर जो फॉर्मूला है, इसमें आपको टॉर्क, इसको टॉउ पढ़ते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी बताया जाता है, लास्ट में आपको सिलेबस में है। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब कोई लड़का ये मत समझना कि ये डिजाइन के लिए ऐसा लिखे हुए हैं, हम ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ही बताना है, ना कि ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। हमेशा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ही सही है। हाँ, जब इसको स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो आराम से लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस हटता है तो साइन आता है। बात आ रही समझ में। यहां पर पी पहले लिखे या ई पहले लिखे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फॉर्मूला आता है, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका, है ना, बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ds वेक्टर जो यहाँ पर लिए हम लोग, जो बीच में डॉट है, जब डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अगर क्रॉस रहता है तो साइन और डॉट है तो कॉस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ds कॉस थीटा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब एक थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, गॉसेस थ्योरम, जिसमें गॉसेस लॉ बोल सकते हैं। तो यहां से एक और फॉर्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला है वो है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। इसके बाद हम लोग को टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में 3 तरह का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। सेल कहने का मतलब वो फुटबॉल टाइप का, एक होता है स्फेरिकल सेल जैसे होलो सेल, और एक होता है सॉलिड सेल। सॉलिड सेल का मतलब हो गया मिट्टी का गेंद बना देना, सॉलिड सेल हो गया। और जो फुटबॉल होता है बीच में जो गैप होता है वो सेल में आ जाता है, होलो सेल में। तो यहाँ पर हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, होलो सेल का, सॉलिड का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मान लेते हैं इस तरह का एक सेल है जिसपे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल और बाहर का जो दूरी ले लिए हम स्मॉल आर ले लिए। तो थ्योरम में ये बताया जाता है कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट आता है आपका, इन साइड जब निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 आ जाएगा। सरफेस पे जब निकालिएगा तो KQ बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, और आउट साइड जब निकालिएगा बाहर की तरफ तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा KQ बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। उसके बाद
नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट हुआ है। दूसरा एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनाइट लाइन चार्ज, मतलब एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं दूसरा एप्लीकेशन में। तो इसका रिजल्ट आता है E इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2k लेमडा बाय R। ये दोनों आप याद रख सकते हैं, दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन में हम लोग लेते हैं थिन प्लेन शीट। थिन मतलब एक लेयर ही होना चाहिए, ठीक है। उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा सीट के वजह से तो आ जाता है E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा जो लेते हैं थिन के जगह पे थोड़ा थिक ले लेते हैं, मेटल प्लेट जो थिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसका दुगना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इतना प्लस इतना, तो देखो आधा और आधा एक हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन ना E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक इतना ही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अब हम लोग आगे बढ़िएगा, जब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में। तो ये सारा फॉर्मूला आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला कि दो चार्ज है उसके बीच का एनर्जी निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला है Q1 Q2 बाय R। चाहे एनर्जी का बात करो या तो वर्क का बात करो, दोनों सेम होता है। क्लियर है। अब आता है 9 में टॉपिक आ जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी थोड़ा सा है, खत्म हो जाता है तुरंत। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बात ध्यान में रखना है कि जनरल फॉर्मूला ये है आपका V इक्वल टू KQ बाय R। मेन फॉर्मूला यही है, इसी से सारा फॉर्मूला ये यहाँ तक जो लाए हैं वो सारा डिराइव किया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा जो बता रहे हैं, है ना, आपको मदद मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। V इक्वल टू KQ बाय R हो गया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब अगर वर्क डन दिया हुआ है, चार्ज दिया है तो V निकालना है, तो V इक्वल टू हो जाएगा W बाय Q। क्लियर है। उसके बाद अब आता है यहाँ से सारा टेंशन आपको यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो जो जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है KP बाय R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। क्लियर है। जब यहीं पे हम लोग R का वैल्यू D से बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है KP बाय R स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हुआ एक्स एक्सिस पे। अब आता है वाई इक्वेटोरियल पे। तो जब इक्वेटोरियल पे आप डाइपोल के वजह से निकालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जीरो। अब एक आता है जनरल, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे एक्सियल, इक्वेटोरियल, फिर जनरल, तो उसी तरह से है एक्सियल, इक्वेटोरियल और अब जनरल। जनरल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। बात आ रही समझ में। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, एक फॉर्मूला बनता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन आता है। इसको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक ये जो E जो है ना, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला तो E इक्वल टू डायरेक्ट बोल सकते हैं माइनस dV बाय dr। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाए हुए हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और इसको लिखे हुए हैं V इक्वल टू E डॉट D नहीं है, गुना D है, V इक्वल टू E गुना D। अब देखिए ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, E इंटू डी तब लगेगा पोटेंशियल निकालने के लिए जब E का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है जब E का वैल्यू वेरिएबल होगा, चेंज होगा, E का वैल्यू चेंज होते जा रहा है ना, स्थान के साथ, तो ये आपका फॉर्मूला वहाँ ये लग जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई से बी E डॉट dr। अब एक बात को समझिए, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V बेस B माइनस V बेस A माइनस A से B E डॉट dr। ये जो फॉर्मूला है ये तब लगेगा, देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों में आपको एक बात समझना है, ये तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और ये तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। अब एक बात कि सर यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, B माइनस A करेंगे या A माइनस B करेंगे, तो समझिएगा इनिशियल टू फाइनल होता है, ये इनिशियल टू फाइनल, और फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा चेंज को बोला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो ऊपर में होगा उसमें घटा देंगे, जो ऊपर में होगा उसमें, यहाँ अगर B है तो B माइनस A, अगर यहाँ P और यहाँ R रहेगा तब P माइनस R, ऐसा कुछ है लॉजिक, है ना। उसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं
कि डाइपोल में कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है U = -p वेक्टर डॉट E वेक्टर, और आपको बार बार बता रहे हैं कि जब डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, है ना। यहाँ पर एक और फॉर्मूला निकल आता है कि W इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स होगा सो, और एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो फोर्स वर्क होगा सो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो वर्क होगा सो, और एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो वर्क होगा सो, उसमें माइनस का चेंजिंग आता है, क्योंकि वर्क का एक कंसेप्ट होता है गेन, है ना, ऑन द बॉडी बाय द बॉडी, ऐसा, तो इसलिए माइनस का आता है। जब आप थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि माइनस क्यों आया। बस आप बस इतना याद रखिए कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है डाइपोल में वो होता है PE cos थीटा 2 - cos थीटा 1, ठीक है। माइनस से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, माइनस का मतलब बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, बात क्लियर है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर वर्क का फॉर्मूला ये भी दे दिए, वर्क का फॉर्मूला ये भी दे दिए। तो बात समझिए, यहाँ अगर दो चार्ज रखा हुआ रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला कब का है, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब ये फॉर्मूला है, बात क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है KQ बार, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कब होगा, जब डाइपोल को रखे, डाइपोल का बात होगा, देखिए ना, PP आ रहा है, P मतलब डाइपोल, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला, है ना। इसमें एक और टर्म आता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का वीडियो हम अलग से बना देंगे, है ना। आप अगर इतना फॉर्मूला याद रखते हैं, जितना भी बताया गया इस लेक्चर में, अगर इतना फॉर्मूला याद रखते हैं तो कुछ हो या ना हो, कम से कम आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन पढ़िएगा तो 2-4 लाइन आप आगे बढ़ पाइएगा। और अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर उसी समय लगेगा कि हमसे होगा ही नहीं। लेकिन फॉर्मूला याद है, उसके बाद अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कम से कम 1-2 स्टेप तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जब इतना सारा फॉर्मूला याद रखे हुए हैं, मतलब कि हर एक टॉपिक आपके दिमाग में है, इसका मतलब कि वो चैप्टर का तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इतना दिमाग में अगर बात घूमेगा तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसमें कुछ 5-6 डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, और 2-4 डिफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो याद कर लिए तो समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तैयारी आपका हो गया। लेकिन पहला तैयारी हम तो बस यही एडवाइस देंगे, ठीक है, बस एक ही एडवाइस देंगे कि आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बोर्ड लेवल का हो या किसी तरह का कंपटीशन लेवल का हो, तो पहला टर्म्स या पहला कदम आपको जो उठाना है वो यही उठाना है कि इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।